You are watching Chemistry by Sadhanavar. For coaching and tuition classes of Matric, FSC, O level, and A level students, kindly contact at this WhatsApp number 0331 791 3737. तो जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आपकी फरमाइश पर एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ये टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स का है। केमिकल काइनेटिक्स पर मैं ऑलरेडी एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर बना चुका हूँ। ऑलमोस्ट 9 to 10 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। अब मज़ीद कुछ लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूँ केमिकल काइनेटिक्स पे। प्लीज़ आप इन लेक्चर को सुनिएगा, अपने ख़ुद के नोट्स बनाइएगा और आपको जिस स्टेप में जो भी मसला हो केमिकल काइनेटिक्स में आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है उस टॉपिक का नाम है एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। पहले तो यहाँ से एक सवाल अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए कि एग्ज़ाम में एक सवाल आने वाला है कि एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में फ़र्क क्या होता है और आपको इनकी एग्जांपल देनी है। इनकी एग्जांपल आपको बुक्स में मिल जाएगी। फ़र्क मैं बता देता हूँ। एलिमेंट्री रिएक्शन अ रिएक्शन विच अकर इन ए सिंगल स्टेप, ऐसा रिएक्शन जो एक ही स्टेप में हो जाए, जो एक ही स्टेप में सिंगल स्टेप रिएक्शन इस कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है? वो रिएक्शन जो एक स्टेप में ना हो, जो ज़िद्दी रिएक्शन हो, एक स्टेप में ना हो। रिएक्शन विच अकर इन 2 और मोर स्टेप, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप में होने वाले रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन प्रोसीड इन ए सीरीज ऑफ स्टेप्स इंस्टेड ऑफ ए सिंगल स्टेप। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होता, सीरीज ऑफ स्टेप्स में होती है। तो कितने टाइप्स के कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैं? देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। फर्स्ट टाइप है कंजक्टिव रिएक्शन। कंजक्टिव रिएक्शन का दूसरा नाम सीरीज रिएक्शन, तीसरा नाम सिक्वेंशियल रिएक्शन, चौथा नाम सक्सेसिव रिएक्शन। ये सब एक ही चीज़ के 4 नाम हैं। कंजक्टिव रिएक्शन, कंजक्टिव रिएक्शन इज़ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी कि ऐसा रिएक्शन जो होने में 2 या मोर स्टेप्स मिले। हम इसके एग्जांपल में देख सकते हैं कि कौन सा ये कितने स्टेप्स में हो रहा है। ये एक सिंगल स्टेप में नहीं होगा, सिंगल स्टेप से में नहीं होगा, 2 और मोर स्टेप में होगा। तो कंजक्टिव रिएक्शन को हम सीरीज रिएक्शन भी कह सकते हैं। एग्जाम में यूँ भी पूछा जा सकता है कंजक्टिव रिएक्शन, सीरीज रिएक्शन, सिक्वेंशियल रिएक्शन, सक्सेसिव रिएक्शन। ये एक ही चीज़ के 4 नाम हैं। ये बड़ा ही प्यारा रिएक्शन है, इसको हम एंड पे करेंगे क्योंकि लेंथी है। फिर है कंजक्टिव, फिर है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो दूसरी टाइप है पैरेलल रिएक्शन, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो तीसरी टाइप है रिवर्सिबल रिएक्शन या अपोजिंग रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन इसका दूसरा नाम है अपोजिंग रिएक्शन। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है रिवर्सिबल और अपोजिंग रिएक्शन, इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद पैरेलल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे और इस तरह इंशाल्लाह हम इसको बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हमने शुरू किया हुआ है रिवर्सिबल और अपोजिंग रिएक्शन। रिवर्सिबल और अपोजिंग रिएक्शन क्या होता है, ये उसकी थ्योरी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मैं आपको उसके एक रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ कि कंसीडर ए जनरल रिएक्शन। एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, कंसीडर ए जनरल रिएक्शन ऑफ दिस टाइप अपोजिंग रिएक्शन, जिसमें एक रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट बी में और थोड़ी देर बाद ये प्रोडक्ट बी वापस चला जाता है रिएक्टेंट ए में। तो जो फॉरवर्ड स्टेप है इसको हम K1 कह देते हैं और जो बैकवर्ड स्टेप है उसको हम K1 प्राइम का नाम दे देते हैं। ऐसा रिएक्शन इसको हम अपोजिंग रिएक्शन कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ये दोनों स्टेप्स में ये दोनों सिमतों में हो रहा है, आगे भी जा रहा पीछे भी जा रहा। इन रिवर्सिबल और अपोजिंग रिएक्शन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आल्सो रिएक्ट टू गिव बैक द रिएक्टेंट्स। ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है कि रिवर्सिबल और अपोजिंग रिएक्शन में द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आल्सो रिएक्ट बैक टू गिव रिएक्टेंट्स। जो प्रोडक्ट बनता है वो बैक रिएक्शन करके दोबारा से रिएक्टेंट बना देता है। इनिशियली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी लार्ज। शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, विच डिक्रीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम, और वक्त गुजरने के साथ साथ वो डिक्रीज़ होता जाता है। एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इज़ 0। शुरू में बैकवर्ड रिएक्शन का रेट 0 होता है क्योंकि अभी बी बने ही नहीं, सारी अमाउंट एक ही है। ए कन्वर्ट हो रहा है बी में
और शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा है, यहाँ तक कि फिर बी की अच्छी खासी अमाउंट कंसंट्रेशन बन जाती है और फिर बैकवर्ड रिएक्शन होने लग पड़ता है और उसका रेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। विच इनक्रीज, हम कहाँ पर थे, विच इनक्रीज विद पैसेज ऑफ टाइम। अ स्टेज इज़ रीच्ड व्हेन टू रेट्स बिकम इक्वल, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं। इस सिचुएशन को, इस स्टेज को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम इसको कहते हैं जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन के। जब दोनों रिएक्शन का रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर हो जाए तो उसको हम केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मेरे स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों, जो रिवर्सिबल और अपोजिंग रिएक्शन है इसकी कई टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं इसकी, 4 टाइप्स। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी 4 टाइप्स हैं। तो बात क्लियर होगी कि अपोजिंग रिएक्शन इस रिएक्शन को कहते हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, दोनों डायरेक्शन में जा रहा होता है। अपोजिंग रिएक्शन की 4 टाइप्स हैं जिसको देख के आपने घबराना नहीं है। अपोजिंग रिएक्शंस आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट टाइप है कि फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये 4 टाइप्स हैं। ये चारों टाइप्स आपस में बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती हैं। आपने घबराना नहीं है कि हो ये तो इतना बड़ा हो गया, नहीं, ये बिल्कुल आपने टेक्निक सीखनी है। इसको सॉल्व कैसे करना है, ये डेरिवेशन कैसे करनी है, वो डेरिवेशन करने की टेक्निक सीखनी है। वो टेक्निक आपको आ गई तो ये सारे आपको आ जाएंगे। तो आज जो हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो टेक्निक पे फोकस करने वाले हैं और एग्जांपल हम लेंगे, इसको आज हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ से चलते हुए हम आए ये वाला फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के आगे 2 पॉसिबल सिचुएशन है, केस 1, केस सेकंड। केस 1 ये है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज़ 0, कि प्रोडक्ट अभी बना ही ना हो, सारे का सारा रिएक्टेंट हो। ये सिचुएशन कैसे हो सकती है मैं आपको लिख कर बताता हूँ। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज़ 0, ये कैसे गेम होगी ये देखें। ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, लेकिन बी अभी बना ही नहीं। फिर ये वाली जो सिचुएशन है K1 कह लें और इसे K1 प्राइम कह लें। जितनी भी अमाउंट है वो एक ही अमाउंट है और बी 0 है, सारी अमाउंट एक ही है। यहाँ जगह ज़रा कम है, मैं ज़रा आपको यहाँ पर समझाता हूँ। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज़ 0। इस पे देख लें, जितनी भी कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट एक ही है। हमने रिएक्टेंट एक ही कंसंट्रेशन को A मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर कह दिया और B की कंसंट्रेशन 0 है। बी की कंसंट्रेशन 0 है जब टाइम 0 है। जब टाइम 0 है इसका मतलब है रिएक्शन अभी शुरू ही नहीं हुआ है, रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ तो बी ने क्या खाक बनना है, बी भी 0। हम इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। जितनी भी कंसंट्रेशन हमारे पास है वो रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन है और प्रोडक्ट बी 0 है। तो इसको हमने लिखा कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज़ 0। और केस सेकंड है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज़ नॉट 0, दैट इज़ प्रोडक्ट में बी इनिशियली प्रेजेंट, कि प्रोडक्ट शुरू में ही प्रेजेंट हो। इसकी अगर आप एग्जांपल या इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो मैं इसकी एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये है ए कन्वर्ट हो रहा है बी में और फिर ये चूँकि रिवर्सिबल है इसको हमने K1 कह दिया, रिवर्सिबल को K1 प्राइम में कह दिया। शुरू में जब टाइम t 0 है उस वक़्त रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन है A मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर और B की भी है B मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, यानी B 0 नहीं है। अब B की जो इनिशियली कुछ कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। ये केस सेकंड है। आज जो हम करने वाले हैं वो केस फर्स्ट करने वाले हैं। केस फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, तैयार हैं सब इसको सॉल्व करने के लिए। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज़ 0। इसकी डेरिवेशन देखेंगे। फिर मैं आपसे एक बात कह देता हूँ, आपने ये घबराना नहीं है, ये डेरिवेशन सीखनी है, ये याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है। आपको टेक्निक आ जाएगी तो आप सब कुछ कर पाएंगे। जिस बच्चे की थोड़ी मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है उसको ज़रा आसान लगेगी, और जिसका मैथमेटिक्स का मसला है तो भी आपने घबराना नहीं है। जो मैथ का पोर्शन होगा वो मैं साथ साथ सॉल्व करता जाऊँगा इंशाल्लाह। हाँ,
ये हमने लिखा है केस 1 व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? जिसमें एक रिएक्टेंट ए है और वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट बी में, और जब प्रोडक्ट बी शुरू में ज़ीरो है, जब प्रोडक्ट बी बन जाता है तो वापस ए की तरफ सफ़र शुरू कर दिया जाता है। इस तरह के रिएक्शन को हम रिवर्सिबल या अपोजिंग रिएक्शन कहते हैं। ये फॉरवर्ड का जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, रिवर्स का जो रेट कांस्टेंट है उसे हमने K1 प्राइम का दे दिया। कोई भी कह सकते हैं, इसको KF कह सकते हैं, इसे KB कह सकते हैं, आपका जो दिल करे। अब ए की कंसंट्रेशन जब टाइम t ज़ीरो है, इसका मतलब है रिएक्शन अभी शुरू ही नहीं हुआ, तो जितनी भी हमारे पास अमाउंट है वो रिएक्टेंट ए की है, उसको हम स्मॉल a से डिनोट कर रहे हैं, A मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, और B है ज़ीरो। फिर जब रिएक्शन शुरू हो गया, कुछ टाइम हो गया, कुछ टाइम t हो गया, तो B की कुछ अमाउंट बनने लग पड़ी। कितनी बनने लग पड़ी ये नहीं पता, लेकिन कुछ अमाउंट बनने लग पड़ी। जो अमाउंट बनने लग पड़ी उसको हमने कह दिया x। कंसंट्रेशन B की x मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब A की अमाउंट में कमी हुई है क्योंकि A कन्वर्ट हुआ है B में, तो जो कमी हुई है वो क्या है? A माइनस x मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ, अब आप देखते जाएं कि मैं डेरिवेशन कैसे कर रहा हूँ। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो स्टेप ना समझ आए वो कमेंट में पूछ लीजिएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं dx/dt। चूँकि ये फॉरवर्ड का है तो यहाँ पर हमने फॉरवर्ड लिख दिया। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू K1 A माइनस एक्स, और इसको इक्वेशन 1 कह दिया। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में हमने, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में हमने अब ये वाली अमाउंट लिखनी है, क्योंकि प्रोडक्ट बी जब फॉरवर्ड रिएक्शन हो चुका तो उस वक़्त जो ए था वो ये वाला था। जब फॉरवर्ड रिएक्शन हो चुका, बी बन चुका, तो उस वक़्त ए की कंसंट्रेशन ये ए नहीं बल्कि ये A माइनस एक्स ली जाएगी। तो रेट ऑफ, जब अच्छा खासा बी बन गया तो रिएक्शन बैकवर्ड चल पड़ा, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन dx/dt, ये रेट लिखने का तरीका है। यहाँ बैकवर्ड लिख दें या रिवर्स लिख दें, इज़ इक्वल टू K1 प्राइम बैकवर्ड x से। अब x कन्वर्ट हो रहा है इसमें, तो ये इस तरह लिखा जाएगा। इसको इक्वेशन को नंबर 2 कह दें। ये इक्वेशन आपको अगर नहीं समझ आए तो कमेंट में आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि काइनेटिक्स में बहुत सारे बच्चों को मसला होता है, बहुत सारे बच्चों को बहुत आसान लगती है। निकालना है ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम लिखेंगे दी ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि वीडियो छोटी बने और मेरे बच्चों को देखते हुए कुछ मुश्किल ना हो। दी ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज़ गिवन बाय, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका ये है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को माइनस कर दें रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन से। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को माइनस कर दें रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन से। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का क्या तरीका है? dx/dt, dx/dt ये रेट ऑफ रिएक्शन का लिखने का तरीका है। और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? इक्वेशन 1 से देखें, K1 A माइनस एक्स, ये वाला माइनस। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या है? इक्वेशन 2 से देखें, K1 प्राइम ये वाला x। इस इक्वेशन को भी एक नंबर अलाट कर दें, इक्वेशन 3, ताकि ये इक्वेशन खुश हो जाए कि मुझे भी नंबर दे दिया गया। बच्चे बड़े खुश होते हैं जब बच्चों को नंबर मिल जाते हैं।
अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू इवेल्यूएट K1 प्राइम इन इक्वेशन 3। नाउ वी हैव टू इवेल्यूएट यानी फाइंड आउट K1 प्राइम इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में जो K1 प्राइम है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, क्या करें कि इसकी वैल्यू आ जाए। द वैल्यू ऑफ K1 प्राइम जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम स्टेट। क्योंकि बच्चों हमें पता है कि ये अपोजिंग रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होता है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। इस केस में इसमें इक्विलिब्रियम आ जाता है। द वैल्यू ऑफ K1 प्राइम इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रिएक्शन। ये कोने पे आपको ना 5 लिखा हुआ शायद नज़र आ रहा हो, ये पेज नंबर को इंडिकेट कर रहा है। एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो क्या होगा, तो उस वक़्त क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम जो x है उसको बोल दें, x जो प्रोडक्ट बना उसको बोल दें x इक्विलिब्रियम। ये इक्वेशन ही समझ लेना, x इक्विलिब्रियम। और a माइनस एक्स को बोल दें a माइनस एक्स इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया। एट इक्विलिब्रियम x को x इक्विलिब्रियम कह दें, a माइनस एक्स को a माइनस एक्स इक्विलिब्रियम कह दें। फर्दर वी नाउ, मज़ीद हम एक बात जानते हैं, वो क्या जानते हैं, फर्दर वी नाउ एट इक्विलिब्रियम हमें एक बात पता है कि इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाते हैं। यही बात हम लिखेंगे, वी नाउ एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड reaction becomes equal to rate of reverse reaction। इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाते हैं। जी हाँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे लिखते हैं, dx/dt, यहाँ f डाल दें जो इंडिकेट कर रहा है कि फॉरवर्ड है। dx/dt यहाँ r लिख दें जो इंडिकेट कर रहा है रिवर्स है। और ये सिचुएशन कब होती है, एट इक्विलिब्रियम। तो इक्वेशन जब हमें पता है कि इक्विलिब्रियम है तो हम इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, K1 a माइनस एक्स, नहीं x इक्विलिब्रियम लिखेंगे। और यहाँ K1 प्राइम सिर्फ x नहीं x इक्विलिब्रियम लिखेंगे। ठीक, अब इस इक्वेशन से हमने K1 को अलग करना है, तो सिंपल है K1 प्राइम को अलग करना है। K1 प्राइम को अलग करना है तो मैथमेटिक्स यूज़ करके हम इसको अलग कर लेंगे। ये K1 प्राइम, ये जब x इक्विलिब्रियम उधर जाएगा तो नीचे डिवीजन में आ जाएगा। ये एक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को भी एक नंबर दे दें 4, ताकि ये खुश हो जाए कि मुझे नंबर मिल गया। अब क्या करें, नाउ पुट K1 प्राइम फ्रॉम अबव इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करें। अब इक्वेशन 3 कहाँ पर है, देखें, ये ना लेक्चर आप साथ साथ नोट करें तो आपको समझ आएगी। काइनेटिक्स को समझने का तरीका यह है कि साथ साथ नोट करें। ये इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 3 में ये K1 प्राइम की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो क्या बनेगा, dx/dt इज़ इक्वल टू K1 a माइनस एक्स माइनस एक्स K1 a माइनस एक्स इक्विलिब्रियम x इक्विलिब्रियम। और इस तरह के क्वेश्चन में ना गलती भी हो जाती है, लेकिन आप उस गलती से घबराना नहीं है, इस पर एक प्रोसीजर फॉलो करना है बस। तो इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, dx/dt इज़ इक्वल टू, एलसीएम ले लें, x इक्विलिब्रियम एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ K1 a माइनस एक्स एक्स इक्विलिब्रियम
माइनस के वन एक्स ए माइनस एक्स इक्विलिब्रियम। ये एलसीएम कैसे लिया? एलसीएम ऐसे लिया कि जो चीज़ एलसीएम में हम लेते हैं, जैसा कि एलसीएम हमने एक्स इक्विलिब्रियम लिया, इस टर्म को, एलसीएम वाले टर्म को यहाँ पर जो टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर जो टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम लेना आपको आ रहा है? नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट्स में बताएं, इस पर भी हम बात कर लेंगे। फिर के वन एक्स इक्विलिब्रियम, जस्ट सिंपल कर रहे हैं, ए माइनस एक्स माइनस के वन एक्स ए माइनस एक्स इक्विलिब्रियम। ये एक्स इक्विलिब्रियम को ज़रा इधर लिख दिया, के वन के साथ लिख दिया और डिवीजन में एक्स इक्विलिब्रियम कर दिया। एक एक स्टेप करेंगे ताकि मिस्टेक ना हो और एक एक स्टेप करने से अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डेवलप होती है। चलते हैं पीछे जो इक्वेशन लिखी है उसे ओपन करते हैं। डी एक्स बाई डी टी ये रेट ऑफ रिएक्शन होता है। के वन ए एक्स इक्विलिब्रियम माइनस के वन एक्स एक्स इक्विलिब्रियम, ओपन कर रहा हूँ, के वन ए एक्स प्लस के वन एक्स इक्विलिब्रियम। ये मैंने क्या काम किया है? काम ये किया है कि इस इक्वेशन को देखें, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। के वन एक्स इक्विलिब्रियम पहले ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर के वन एक्स इक्विलिब्रियम एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, के वन एक्स इस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये के वन एक्स इस एक्स इक्विलिब्रियम के साथ मल्टीप्लाई होगा और जो रिज़ल्ट आएगा वो मैंने यहाँ पर लिख दिया और डिवीजन में एक्स इक्विलिब्रियम आ रहा है। तो कुछ कटेगा वो काट के रख दो, जो बचेगा वो बचा लो। क्या कटेगा? के वन एक्स इक्विलिब्रियम, ये माइनस के वन एक्स इक्विलिब्रियम, ये कटता है। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक ये है कि एक्स आना चाहिए। ऐसे देखें, जब ये के वन एक्स ए माइनस के वन एक्स एक्स इक्विलिब्रियम, के वन एक्स एक्स इक्विलिब्रियम, ये टर्म आनी चाहिए थी, तो वही टर्म हमने यहाँ पर लिख दी। अब ये टर्म यहाँ से कटेगी, ये माइनस की टर्म है, ये पॉजिटिव की टर्म है, तो ये माइनस और पॉजिटिव ये कट गए और पीछे जो बच गया उसको बचा लो। बच गया ये वाला टर्म, बच गया एक्स एक्स इक्विलिब्रियम माइनस के वन ए एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इक्विलिब्रियम है ये। अब इसके साथ ज़रा हमने मैथमेटिक्स करना है, थोड़ी कॉस्मेटिक्स करनी है, थोड़ा इक्वेशन के साथ खेलना है। खेलना कैसे है? मैथमेटिक्स अप्लाई करना है। टेक के वन ए कॉमन, के वन ए यहाँ भी है तो उसको कॉमन ले लो। यहाँ से डी एक्स बाई डी टी चलता आएगा और के वन ए हमने कॉमन ले लिया तो एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इक्विलिब्रियम ये हो गया। इसको भी इक्वेशन 5 का नंबर दे दिया गया। अब इक्वेशन 5 के बाद क्या करना है? तो जी हाँ, इक्वेशन 5 जो है इसको रीअरेंज करना और इंटीग्रेट करना। अब आपको इंटीग्रेट करना आता है या नहीं आता? अगर नहीं आता तो इंटीग्रेशन और डेरिवेशन आने चाहिए तो ही काइनेटिक्स आएगी। मैं ये इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें मैंने उस मैथ को जिक्र किया, उस मैथमेटिक्स को डिस्कस किया है जो केमिकल काइनेटिक्स में यूज़ होता है। इंटीग्रेशन और डेरिवेशन सिखाने की कोशिश की है। तो इंटीग्रेशन और डेरिवेशन पहले आप सीखेंगे तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अगर आपको इंटीग्रेशन और डेरिवेशन नहीं आ रहे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि उसका कोई हल निकाला जाए। रीअरेंज इक्वेशन 5 फॉर इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट्स इसको इंटीग्रेट करना है। इधर से dx बाय dt ये होता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इधर भी ये है साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसे इंटीग्रल बोलते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। पहले यहाँ पर हमें एक काम करना चाहिए, हमें इसको अरेंज करना चाहिए। रीअरेंज तो हमने किया नहीं तो ये हो गई हमसे एक मिस्टेक, तो इसको काट दें और रीअरेंज इक्वेशन 5 को रीअरेंज करना है। कैसे? dx इधर ही रहने दें और उसके नीचे ले आएँ ये वाली टर्म उठाकर उसके नीचे ले आएँ। कौन सी टर्म?
एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर क्या बच जाएगा, K1A बच जाएगा और नीचे उसके एक्स इक्विलिब्रियम बच जाएगा। और ये जो dt है ये इधर ले जाएं, ये dt यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह हमने इसको रीअरेंज करना है। अब इसको रीअरेंज कर लिया, रीअरेंज करने के बाद इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 6 का नंबर दे दो और अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना है तो यहाँ भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पहले तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएं और फिर इसको हम देखते हैं कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे इंटीग्रेट करेंगे। हाँ, ये इक्वेशन 6 ज़रा मैंने दोबारा यहाँ कॉपी पेस्ट मारी है ताकि आपको समझाई जा सके इस पेज पे। इंटीग्रेशन का एक असूल सीखें। अगर कोई फंक्शन हो, फंक्शन, और उस फंक्शन के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हो, उसको इंटीग्रेट करना हो तो वो बराबर होता है नेचुरल लॉग ऑफ डैट फंक्शन। तो यही काम यहाँ पर कर रहे हैं। ये हमारा फंक्शन है एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स, ये क्या है, फंक्शन है। इसका डेरिवेटिव ज़रा चेक करें, इसका डेरिवेटिव क्या है। इसका डेरिवेटिव लेने के लिए डी माइनस डी एक्स इसका डेरिवेटिव लेंगे। एक्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाता है, बाकी सिर्फ क्या बचेगा, माइनस एक्स। ये सारी चीज़ें ना मैं काइनेटिक्स के कुछ लेक्चर्स में बता चुका हूँ। अगर आप तरतीब से देखते हुए आएंगे तो आपकी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। माइनस ज़रा बाहर ले जाएं, डी बाय डी एक्स, यहाँ से एक्स तो यहाँ से ज़रा 1 आ जाएगा, -1। पता लगा कि इसका डेरिवेटिव -1 आ गया। तो हमने ये सीखा है कि फ़ंक्शन के ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। अब ये फंक्शन है, उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव तो नहीं है, तो हम खुद कर देंगे। कैसे, dx बाय एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स, ये चीज़ है, इसको इंटीग्रेट करना है। ये फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर ख़ुद से माइनस लिख दें ताकि इस फार्मूले की सिचुएशन बन जाए कि -1 लिख दें ताकि इस फार्मूले की सिचुएशन बन जाए कि फ़ंक्शन उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो नेचुरल लॉग ऑफ डैट फंक्शन। अब चूँकि ख़ुद से -1 लिखा है तो फिर नीचे भी यहाँ -1 लिखना पड़ेगा ताकि हिसाब बराबर रहे। अब ये वो बात बन गई है, फंक्शन और उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव, ये फंक्शन और उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव। फंक्शन का डेरिवेटिव ये फंक्शन था, फंक्शन का डेरिवेटिव -1 वो आ चुका। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ डैट फंक्शन। फिर ये वाला -1 कहाँ चला गया, ये -1 यहाँ पर आ गया। तो इसकी इंटीग्रेशन से हमारे पास आया माइनस नेचुरल लॉग एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो मेरे पहले के जो काइनेटिक्स के लेक्चर हैं जिसमें मैंने सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर को डिस्कस किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देखिएगा। तरतीब से देखेंगे तो काइनेटिक्स समझ आएगी, वैसे नहीं समझ आएगी। पिक कर रहे हैं मेरी बात। अब यहाँ पर आ जाएं तो इस पर कोई चीज़ कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दें। कांस्टेंट क्या है इसमें जनाब, कांस्टेंट है K1 भी कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है और X इक्विलिब्रियम भी कांस्टेंट है और dt ये सिर्फ वेरिएबल है। तो ये इसकी डेरिवेशन ज़रा इंटीग्रेशन सिंपल है, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी बचेगा K1A ओवर X इक्विलिब्रियम, यहाँ से t और प्लस 7c। ये प्लस c क्या है, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। जब हम इस तरह इंटीग्रेशन करते हैं तो साथ में कांस्टेंट c लिखते हैं, इस c से कंफ्यूज नहीं होना, ये c इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। यहाँ से क्या आ रहा था, माइनस नेचुरल लॉग x इक्विलिब्रियम माइनस x। तो ये जो इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को इक्वेशन 7 का नंबर दे दें, ये हमारा रफ वर्क हो गया। इसको इक्वेशन 7 कर दें। अब इस इक्वेशन 7 में ये जो c है ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। दिस c इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। To find out the value of integration constant c, we apply बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या होता है, बाउंड्री कंडीशन ये होता है कि जब टाइम t ज़ीरो हो, रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ होता, उस वक्त प्रोडक्ट x ज़ीरो होता है, ये बाउंड्री कंडीशन है। अब इस
एक कंडीशन को इक्वेशन 7 में पुट कर दें, t की जगह पे 0 लिख दें, इक्वेशन 7 में t की जगह पे 0 लिख दें और x की जगह पे भी 0 लिख दें। इक्वेशन 7 में t की जगह पे 0 लिख दें और x की जगह पे 0 लिख दें। अजान के बाद करते हैं। जब वैल्यू पुट करेंगे माइनस नेचुरल लॉग x इक्विलिब्रियम, इस x की जगह पे तो 0 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू k1a ओवर x इक्विलिब्रियम, t की जगह पे 0 आ जाएगा प्लस c। 0 जिस चीज़ से मल्टीप्लाई होता है उसको 0 कर देता है, तो यहाँ सिर्फ c बचेगा और यहाँ माइनस नेचुरल लॉग x इक्विलिब्रियम बचेगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 8 का नंबर अलॉट कर देना है। अब क्या करना है, अब ये इक्वेशन 8 क्या बता रही है? इक्वेशन 8 c की हमें वैल्यू दे रही है, c इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इक्वेशन 8 से c की वैल्यू जो कि ये है उठाकर इक्वेशन 7 में पुट कर दें। पुट इक्वेशन 8 इन इक्वेशन 7, ख़ुद पुट करके देखें कि क्या रिज़ल्ट आ रहा है। कि तो ये रिज़ल्ट आया, क्या आपका भी यही रिज़ल्ट आया? अब इस रिज़ल्ट के साथ हमको खेलना है। माइनस नेचुरल लॉग x इक्विलिब्रियम माइनस x, इसको इधर ले आएँ इस टर्म को, तो ये नेचुरल लॉग x इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये k1a t, ये हम कर क्या रहे हैं, ये एंड पे आप पर ये रास अफशा होगा। अब ये 2 लॉग लिखे हों, जब 2 लॉग लिखे हों तो उनको एक लॉग में कैसे लिखते हैं? लॉग की प्रॉपर्टी है कि 2 लॉग लिखे हों तो उनको एक लॉग में हम ऐसे लिख सकते हैं, जो माइनस वाली वैल्यू होती है उसको नीचे ले आते हैं। नेचुरल लॉग x इक्विलिब्रियम और ये माइनस वाला x इक्विलिब्रियम माइनस x, ब्रैकेट भी लगा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 लॉग लिखे हों तो उनको एक लॉग में लिख देते हैं। ये बात पिक की है? किसने नहीं की वो कमेंट में बताए। k1a t ओवर x इक्विलिब्रियम, ये वैसे ही कॉपी पेस्ट मारा। अब यहाँ से k1a t ओवर x इक्विलिब्रियम को इस साइड पे कर दो और ये नेचुरल लॉग x इक्विलिब्रियम माइनस x, इसको इस साइड पे कर दो। तो यहाँ से ज़रा k1 कैलकुलेट कर लो। k1 रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का, तो k1 कैलकुलेट कर लो। ये x उधर जाकर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और a t जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और ये नेचुरल लॉग x इक्विलिब्रियम माइनस x वैसे ही रहेगा। ये एक इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन 9 हमने कह दिया। ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है? ये रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन की वैल्यू बता रही है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो रेट कांस्टेंट है ये उसके बारे में हमें बता रही है। अब हमें बैकवर्ड का भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम ओवरऑल भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो करेंगे, थोड़ा सा काम और रह गया। वीडियो को एंड तक देखना है, घबराना नहीं है। वंस अगेन वी कंसीडर the equilibrium state of reaction। मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूँ कि आप बोर ना हो जाए कहीं। हाँ, इक्विलिब्रियम स्टेट का क्या मतलब होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी जगह पे लिखेंगे k1 a माइनस x इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू k1 प्राइम x इक्विलिब्रियम। ये लिख दिया, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो k1 a माइनस k1 x इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू k1 प्राइम x इक्विलिब्रियम। तो k1 a हो जाएगा, उसको अगर रीअरेंज कर लें, ये छोटा मोटा मैथ तो आपको आता ही होगा। k1 a यहाँ से x इक्विलिब्रियम को कॉमन किया तो k1 प्राइम प्लस k1 आ गया। तो यहाँ से अगर x इक्विलिब्रियम को निकाल लें तो x इक्विलिब्रियम को इधर ही रहने दें। k1 a इसके डिवीजन में आ गया k1 प्राइम प्लस k1। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास बन गई। इस इक्वेशन में
हम थोड़ी सी तब्दीली करें, k1 ओवर k1 प्राइम प्लस k1, ये जो a है ये इसको इस तरफ ले जाएं तो नीचे इसके आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इसको इक्वेशन 10 का नंबर दे देंगे। अब इक्वेशन 10 को इक्वेशन 9 में हम पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 9 में इस x इक्विलिब्रियम इस t की जगह पे इक्वेशन 10 से वैल्यू को पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 9 में जो x इक्विलिब्रियम ओवर t है, x इक्विलिब्रियम ओवर a है, इक्वेशन 9 में जो x इक्विलिब्रियम ओवर a है इसकी वैल्यू हमें इक्वेशन 10 से मिल रही है, तो इसको पुट कर सकते हैं। x इक्विलिब्रियम यानी इक्वेशन 10 को हम इक्वेशन 9 में पुट कर सकते हैं, तो लिखेंगे पुट इक्वेशन 10 इन इक्वेशन 9। तो इक्वेशन 9 में दोबारा सुने, इक्वेशन 9 में x इक्विलिब्रियम ओवर a की जगह पे इक्वेशन 10 से x इक्विलिब्रियम ओवर a की वैल्यू जब हमने पुट की तो मेरे पास जो सिचुएशन बनी वो कुछ ऐसे कहानी अफसाना बना, k1 इज़ इक्वल टू k1 ओवर k1 प्राइम प्लस k1। जस्ट मैथमेटिक्स सा है, बेसिक मैथमेटिक्स, कोई बहुत मुश्किल वाला भी नहीं। x इक्विलिब्रियम अगर आपको बहुत मुश्किल लग रही है, समझ नहीं आ रही, तो आप इंडिविजुअल मुझसे क्लासेस भी ले सकते हैं। अगर आप मुझसे डिस्कस करके पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसको अब हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहिए ताकि हम रेट कॉन्स्टेंट्स को अलग कर लें। ऐसे करें, k1 और ये जो सारे रेट कांस्टेंट हैं उनको उस तरफ ले जाएं, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा k1 प्राइम प्लस k1, नीचे आएगा k1, इधर क्या रह जाएगा 1 ओवर t नेचुरल लॉग x इक्विलिब्रियम ओवर x इक्विलिब्रियम माइनस x। तो ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को हम मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ पे छोड़ना चाहें तो भी ठीक है। इस इक्वेशन में कुछ कैंसिल आउट होगा, ये k1 के साथ कैंसिल आउट हो रहा है, जो बच रहा है k1 प्राइम प्लस k1 प्राइम क्या था, रिवर्स रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, और ये बराबर है 1 ओवर t नेचुरल लॉग x इक्विलिब्रियम ओवर x इक्विलिब्रियम माइनस x। तो ये हमारे पास आ गया। तो ये वाला जो k1 प्राइम प्लस k है, ये हमें क्या बता रहा है, दिस एक्सप्रेशन gives us sum of rate constant for forward reaction and reverse या backward रिएक्शन। और हमें काइनेटिक्स में रेट कांस्टेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन ही की बातें, रेट कांस्टेंट निकालना होता है। तो इसको हम फर्दर भी एक ग्राफ में भी प्लॉट कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। जी हाँ, हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें, टी को इस तरफ ले जाएं ताकि इस पर एक ग्राफ प्लॉट किया जा सके। k1 प्राइम प्लस k1, टी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आकर इधर नेचुरल लॉग x इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय x इक्विलिब्रियम माइनस x रह जाएगा। और इसका अगर हम ग्राफ में प्लॉट करना चाहें तो ये चीज़ आएगी y एक्सिस पर और यहाँ होगा mx टाइम x एक्सिस पर आएगा। ग्राफ इस तरह बनेगा कि टाइम की वैल्यू सारी आएंगी x एक्सिस पर और y एक्सिस पर नेचुरल लॉग x इक्विलिब्रियम ओवर x इक्विलिब्रियम माइनस x की सारी वैल्यूज़ y एक्सिस पर आएंगी। और जो इसका इंटरसेप्ट नहीं है तो ये ओरिजिन में से ग्राफ गुजरेगा और इस ग्राफ की जो स्लोप है वो बराबर है, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ वो बराबर है k1 प्राइम प्लस k1, यानी कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर यहाँ तक ये बात हो गई है ख़त्म।
अगर हम कुछ एग्जांपल देखना चाहें, एग्जांपल ऑफ अपोजिंग रिएक्शन, तो एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। किताबों में, बुक्स में आपको बहुत सी एग्जांपल मिलेंगी। एक एग्जांपल अपोजिंग रिएक्शन की मैं ये लिख रहा हूँ, डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड की जो डिसोसिएशन है, ये एग्जांपल है अपोजिंग रिएक्शन की। और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं, किताबों में आपको बहुत सारी एग्जांपल मिलेगी। ये लेक्चर यहाँ वाइंड अप करते हैं, तो आपका फीडबैक, आपके कमेंट्स बताएगा कि लेक्चर आपको कैसा लगा। काइनेटिक्स का बाकी लेंथी इसके लेक्चर होते हैं। अगर आप उसे इंडिविजुअल क्लासेस लेना चाहता है कोई स्टूडेंट या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, तो आप मेरे साथ इस नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।